अच्छा, आज जो है वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम आगे लेके चलेंगे और इसमें आप लोग एक लीनियर मीडियम में इसकी प्रोपगेशन और जो है किसी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये ट्रांसफ़र होती है या रिफ्लेक्ट होती है तो क्या सिचुएशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इसमें मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाय कन्वेंशन इसकी डायरेक्शन को पोलराइजेशन लेते हैं। ये एन जो है ये पोलराइजेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। ये ई नॉट इसका एम्पलीट्यूड है, के वेव वेक्टर है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, डेल्टा जो है फेज कांस्टेंट है और ये पूरी चीज़ जो है फेज है जो कॉस के अंदर है। इसी तरीके से जो बी है उसमें ये ई नॉट बाई सी आ जाता है और के डॉट और माइनस ओमेगा प्लस डेल्टा। यहाँ पे जो वेक्टर आता है वो के क्रॉस एन होता है। के वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ये वेव जो है प्रोपगेट कर रही है और इस तरीके से आप जो है ये एन डायरेक्शन है, के क्रॉस एन निकाल सकते हो आप। तीनों जो है वो राइट हैंड रूल जो है वो बनाती हैं। तो और ये एस जो है पॉइंटिंग वेक्टर ये असल में के की डायरेक्शन में होता है। क्रॉस से आप लोग निकाल सकते हो इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेके। तो ये थोड़ा सा पीछे जो लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे की थोड़ी सी डिस्कशन है, कुछ ऐसी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगी जो मैंने आप लोगों को स्किप करवा दी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको एक लाइट सा उसका ओवरव्यू दूंगा, उसके अलावा उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ख़ास तौर पे बाउंड्री कंडीशन मैंने इस तरीके से इतनी डिस्कस नहीं की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम जो है वो डिस्कस नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा बस आइडिया भी आपको इन चीज़ों का काफ़ी होगा। तो मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में तो आपको मैंने बताई, लेकिन मीडियम में नहीं बताई। मीडियम में जो मैक्सवेल इक्वेशन है उनकी ये फॉर्म है और इसमें जो ये रो एफ है ये फ्री चार्ज डेंसिटी है। ऐसी चार्ज डेंसिटी जो मतलब चार्जेस जो कि मूव कर सकते हैं जो बाउंड ना हो, ठीक है, एटम्स के अराउंड जो है बाउंड ना हो, रो एफ। और ये डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। इसमें एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है। पी जो पोलराइजेशन है इसका थोड़ा बहुत नहीं पता होगा आपको, लेकिन पी डायपोल मूवमेंट का पता है। तो डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, किसी मीडियम में बहुत सारे डायपोल्स हैं और पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं तो उससे ये पोलराइजेशन बन जाती है। पोलराइजेशन डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि किस तरीके से वो मीडियम पोलराइज हो रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एच भी नज़र आ रहा होगा। एच जो फील्ड है ये बी फील्ड के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, नीचे म्यू नॉट आता है और यहाँ पे जो है वो एम, ये एम है। एम जो है मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पोलराइजेशन है। और मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी मीडियम की बात हो रही है, वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम उसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितनी है, तो वो मैग्नेटाइजेशन एम है, ठीक है। तो इस तरह डी और एच की दो एक नई चीज़ें बन जाती हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे ये इक्वेशंस बनाई हैं। डाइवर्जेंस ऑफ डी रो एफ है, कर्ल ऑफ ई माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी है, डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो है और कर्ल ऑफ एच जो है उसमें ये फ्री चार्जेस की करंट भी आती है पार्शियल टी बाई पार्शियल टी। तो बस ये इस इतना ज़्यादा वो तो अगर यहाँ पे फ्री चार्जेस और फ्री करंट्स ना हो, ऊपर वाली इक्वेशन आपकी ये बन जाती है डाइवर्जेंस ऑफ डी जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ ई ये और डाइवर्जेंस बी जीरो, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एच जो है पार्शियल टी बाई पार्शियल टी। अब यहाँ पे जो डिस्कशन आगे चलेगी उसमें मैं लीनियर मीडियम जो है वो कंसिडर करूँगा। लीनियर मीडियम क्या होता है कि मीडियम इज़ लीनियर, तो ये जो टाइप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये प्रोपोर्शनल टू ई होता है और इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन, वो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम होती है, ठीक। तो परमिटिविटी फिज़िकली क्या चीज़ है, ये
उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से गुजरने दे, परमिशन करे, उसको परमिट करे कि ये कितनी आसानी से गुजर सकती है। तो रफली क्वालिटेटिवली इसकी ये इंटरप्रिटेशन है। तो डी जो है इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, ये है कि मीडियम जो आपका लीनियर है। इसी तरीके से एच जो है वो बी के प्रोपोर्शनल होगा 1/म्यू, यहाँ पे म्यू नॉट नहीं म्यू है, तो ये मीडियम की परमिएबिलिटी है। तो ये भी बिल्कुल एप्सिलॉन की तरह की चीज़ है कि वो मीडियम कितनी आसानी के साथ मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से, ठीक है, अपने में से पास करने की इजाज़त देता है, अलाउ करता है। तो परमिएबिलिटी जो है वो इसको मैयर करती है। तो यहाँ पे मीडियम पे एक कंडीशन हमने लगाई लीनियर, जिसका मतलब है कि टी प्रोपोर्शनल टू ई है और एच जो है प्रोपोर्शनल टू बी है, एंड होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में ये हो जाएगा कि एप्सिलॉन और म्यू जो है ये तमाम पॉइंट्स पे इनकी वैल्यू सेम होगी, पॉइंट टू पॉइंट जो है वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, मीडियम में थ्रू आउट इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये हो गया होमोजीनियस। तो मैक्सवेल इक्वेशंस फिर क्या बन जाती हैं? फिर वो ये बन जाती हैं, अगर आप ये वैल्यूज ऊपर पुट कर दो, मैक्सवेल इक्वेशंस की ये फॉर्म बन जाती है। मैक्सवेल इक्वेशन की फॉर्म को देखो तो बिल्कुल यही फॉर्म मैंने आप लोगों को फ्री स्पेस में भी बताई थी। फ्री स्पेस में डाइवर्जेंस बी जीरो होता है, डाइवर्जेंस बी जीरो होता है, कर्ल ऑफ ई जो है माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी होता है। कर्ल ऑफ बी जो है वो मैंने जो बताया था आपको वो था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाई पार्शियल टी। तो लीनियर मीडियम की खासियत है कि बिल्कुल मैक्सवेल इक्वेशन जो है अगर फ्री चार्जेस आप जीरो कर दो करंट्स, तो बिल्कुल उसकी फॉर्म वैसी ही बन जाती है जैसी वैक्यूम में होती है। बस यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट जो कि फ्री स्पेस के पैरामीटर हैं, उसके बजाय मीडियम के पैरामीटर आ जाते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आपको पता है ये 1/c यहाँ पे, क्योंकि वेव इक्वेशन की वजह से यहाँ पे 1/b वाली सिचुएशन बनती है। बी इसने निकाला हुआ है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होगी, 1/एप्सिलॉन म्यू स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ पे जो है और सी की वैल्यू क्या होती है, 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से बी और सी को आप रिलेट कर सकते हो। और इसमें फिर जो रिलेशन में एक नंबर आता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी डेफिनेशन बन जाती है एप्सिलॉन म्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट स्क्वायर रूट। सो इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल। तो ये एक चीज़ जो है वो बन जाती है किस तरीके से, खास तौर पर लीनियर मीडियम के हवाले से। अच्छा, फॉर मोस्ट मटीरियल्स म्यू इज़ वेरी क्लोज टू म्यू नॉट। अगर म्यू नॉट के बिल्कुल करीब है, तकरीबन जो है परमेबिलिटी जो है उस मीडियम की वो फ्री स्पेस के ही बराबर है, तो फिर आपके पास आप यहाँ से एन जो है आपका वो बन जाएगा एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये इन दोनों की एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की रेशो होती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये बन जाती है। ठीक है, तो सिंस एप्सिलॉन आर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 1, द लाइट ट्रेवल्स मोर स्लोली थ्रू द मैटर। एन जो है वो आपका वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। जब n ग्रेटर देन 1 होगा तो v जो है वो लेस देन c होगा। ठीक है, तो लाइट जो है वो अदर मीडियम्स में हमेशा स्लो जो है वो करती है मूव जो है। ठीक है, फ्री स्पेस में उसकी स्पीड c होती है और बाकी जो है मैटर में वो स्लो मूव करती है। अ फैक्ट दैट इज़ वेल नोन फ्रॉम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से हमें ये बात पता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो दूसरी चीज़ यूज़ होगी जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाई वो है बाउंड्री कंडीशंस की। तो इसको बस हम टेक फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन है यहाँ लेंगे। तो इनका थोड़ा सा बस बता देता हूँ आपको। किसी सरफेस पे अगर फ्री चार्जेस और ये चीज़ें ना हों तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की क्या बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ा था। और वहाँ पे जो है आपने देखा कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है और उसका डेरिवेटिव इस तरीके से कंटिन्यूस होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और वो किसी भी जो है सरफेस पे किस तरीके से वो जो है वो उनकी क्या वैल्यूज़ होती है
सरफेस के अराउंड बाउंड्री कंडीशंस। ये बाउंड्री कंडीशंस जो है 7 चैप्टर में इसने ड्राइव किए हैं और ये बाउंड्री कंडीशंस निकल के आती हैं आपकी जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन से ही तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो कंपोनेंट जो उस बाउंड्री के परपेंडिकुलर है वो इस तरीके से जो है वो कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस होता है। और हाँ ये और जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो कंपोनेंट जो उस सरफेस के पैरेलल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऑपोजिट होता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटिन्यूस होते हैं और जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं वो इस तरीके से रिलेटेड होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। ये कह लो आप बाय ये μ1 और μ2, तो उन दोनों मीडियम की जो परमिएबिलिटी है उसकी रेशो के हिसाब से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दोनों मीडियम की परमिटिविटी जो है उसकी रेशो के साथ रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है। तो हमारा ज़्यादा कंसर्न ये नहीं होगा ये कहाँ से आई, तो वो क्योंकि सारी चीज़ें तो फिर मैं आपको नहीं करा सकता, मैंने काफ़ी टॉपिक्स स्किप किए और उन टॉपिक की तरफ ज़्यादा ख्याल रखा जिसमें मेरी भी एक्सपर्टी है, मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से भी बता सकता हूँ। ये टॉपिक भी ऐसे नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लोग जो ज़्यादा मटेरियल से ताल्लुक़ होता है, जहाँ मटेरियल फिज़िक्स करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मटेरियल में स्टडी करनी होती है, वो लोग इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से भी करवा सकते हैं और उनकी रिसर्च के हवाले से, ठीक है। तो मेरा जो ज़्यादा फील्ड है उसमें ज़्यादा फंडामेंटल लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम के तौर पे बस जो है डील करना, वो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, वो ज़्यादा जो है एक्सपर्टी है, उस तरफ मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा, ठीक। तो कुछ जो चीज़ें मैंने स्किप की उसको मैंने आपको रीज़न बताई कि कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम, लेकिन ये जो आगे चीज़ थी क्या इम्प्लीकेशन थी। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस, तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट स्ट्रिंग के निकाले थे, इसी तरीके से अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालेंगे। तो यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पे आप एक इंटरफेस देख लें आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आती है उसकी डायरेक्शन v1 है इंसिडेंट, और पोलराइजेशन जो है वो x डायरेक्शन में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही पोलराइजेशन की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप निकाल सकते हो, वो b डायरेक्शन में होगी, v1 जो है वो y डायरेक्शन में होगी। इसको आप देख सकते k क्रॉस n, ठीक है। k जो है वो आपकी प्रोपगेशन जो है वो टुवर्ड्स राइट हो रही है और n जो है वो अबव है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगे तो आप देख सकते हो राइट हैंड रूल से कि आपके पास जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज बन जाएगी, ठीक है। तो दोबारा देख लो आप, n जो है आपका अबव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अबव है लेट से, और k जो है टुवर्ड्स राइट है। तो राइट को आप टुवर्ड्स अबव जो है अपवर्ड डायरेक्शन रोटेट करो तो आपके पास b की फील्ड आ जाती है, b की डायरेक्शन विच इज़ टुवर्ड्स यू, ठीक है, टू आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ से आप फ़ौरन से ये डायरेक्शन जो है समझ सकते हो कि बी की जो मैंने बनाई है, तो बी को इस तरफ रोटेट करना है। तो बी जो है वो वाई के लॉन्ग है, ई जो है वो एक्स के लॉन्ग है, और ये आपका नॉर्मल इंसिडेंस है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस सरफेस पे पड़ती है तो दो काम इन जनरल हो सकते हैं, एक रिफ्लेक्शन है और दूसरा जो है वो ट्रांसमिशन है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में देख लो आप, जब बी की डायरेक्शन ये हो जाती है, ठीक है, और पोलराइजेशन लेट से अगर ऊपर ही है तो बी की डायरेक्शन आप देख सकते हो ई क्रॉस बी क्रॉस ई, बी क्रॉस ई करोगे तो बी की डायरेक्शन इनटू द पेज हो जाएगी, और ये इस तरह सीधा ही जा रहा है, बी की डायरेक्शन यही है और पोलराइजेशन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो आप बी को ई की डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो बी की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो यहाँ जो जितनी भी चीज़ है इसके अंदर एक असम्पशन जो बज़ाहिर मौजूद है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ट्रांसमिट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्स में ही रहती है, ठीक है, एक्स में ही रहती है। बाकी हमें बी का तो पता है कि जो इंसिडेंट है वो टुवर्ड्स राइट है, ट्रांसफ़र जो है वो भी टुवर्ड्स राइट ही होनी है जब वो जाएगी, और रिफ्लेक्टेड जो है टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो इस पूरी पिक्चर में जो एक असम्पशन इसने लगाई है वो ये पोलराइजेशन जो है वो
की डायरेक्शन जो है इसने सेम रखी है। तो ये हो सकता है कि ये टकराने के बाद नीचे बन जाए, या ये नीचे हो जाए, या और कुछ हो जाए। तो इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक। तो ये तस्वीर आप अब इसमें आप ऊपर जो फेस कांस्टेंट था वो कॉस साइन में मैंने जो लिखा हुआ था इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी बार बार लिखने की, इसको हम ज़ीरो कर लेंगे और कॉस साइन के बजाय हम इसके कम्प्लेक्स जो है वो वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, और जो शायद किए हुए हैं इसने यहाँ पे नीचे, हाँ ये ठीक है। तो suppose that xy plane forms the boundary between the two linear media, a plane wave of frequency omega traveling in the z direction, ये आपकी जो राइट है वो z डायरेक्शन है, एंड पोलराइज्ड इन द x डायरेक्शन, पोलराइजेशन जो है वो अपर डायरेक्शन में है, अप्रोचेज द इंटरफेस फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। फिगर 9.13, ये फिगर दोबारा मैं दिखा देता हूँ साथ साथ आपको। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में, ये आपने देख लिया इसका, ये इसका एम्पलीट्यूड है, कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसका रियल पार्ट जो है वो आपको फिजिकल क्वांटिटी देगा। तो ये कम्प्लेक्स क्वांटिटीज ने यूज़ की हुई हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, आई का मतलब इंसिडेंट जो है, ठीक है, इंसिडेंट, और बी जो है ये आपका निकल आएगा इस तरीके से ई नॉट आई ओवर V1 और वाई डायरेक्शन में। अच्छा, दोनों में ओमेगा सेम है। ओमेगा मैंने पहले भी आपको बताया था, चाहे इधर हो गया चाहे इधर हो गया ओमेगा सेम होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ओमेगा क्या था, वहाँ पे ओमेगा जो था यानी फ्रिक्वेंसी, जो स्ट्रिंग में वेव्स थी उसमें फ्रिक्वेंसी, वो एक शख्स जो पड़ा उसको स्ट्रिंग को हिला रहा था वो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा था, और वो जो है इसलिए दोनों तरफ वो सेम रहती है। जबकि यहाँ पे आप समझ लो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने वाला जनरेटर है, ठीक है, वो जो फ्रिक्वेंसी उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो फ्रिक्वेंसी जो है इसके साथ चलती रहेगी, वो जो है वो इस तरीके से चेंज नहीं होगी यहाँ पे। और जो चीज़ चेंज होगी वो K1 हो सकता है, लेकिन जो इंसिडेंस, अच्छा इस दो में तो सेम ही है, ठीक। आगे देखते हैं। इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड है, इसमें आप देख लो इसने जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में ली है। मैग्नेटिक फील्ड फिर आप निकाल सकते हो क्या हो जाएगी, वाई डायरेक्शन, वो मैंने आपको एरो बता दिए आपको, माइनस वाई डायरेक्शन में, वो आप देख लो दोबारा एक दफ़ा फिर। रिफ्लेक्टेड जो है वो माइनस वाई में होगी, शुरू में वाई में थी अब माइनस वाई में, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है ट्रांसमिटेड है। अब जो रिफ्लेक्टेड है उसमें क्योंकि मीडियम से सेम है इसलिए K1, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आप दोनों के साइन सेम हो गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप इस फेस कांस्टेंट का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी कि वो माइनस जो है वो जी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ट्रांसमिटेड जो है इसमें देख लो आप, इसमें साइंस देख लो आप, ठीक है, इसका प्लस है इसका माइनस, इसका मतलब वेव मूव कर रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव जी एक्सिस। और के वेक्टर जो वो डिफरेंट है क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया, जब फील्ड आपकी ट्रांसमिट होगी तो मीडियम नया आ गया, टू मीडियम में चलेगी। आप लेफ्ट साइड पे आपके पास मीडियम 1 है और राइट साइड पे मीडियम 2 है, 1 2, तो अब 2 में चले गए तो यहाँ पे के जो है वो डिफरेंट हो गया। अच्छा, और क्या चीज़ है इसके अंदर, एक्स और वाई और बाकी सारी चीज़, इसमें V2 हो गया, यहाँ V1 था वहाँ V2 हो गया। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू की वजह से V1 और V2 जो है वो डिफरेंट हो गए। तो ये सारी आपने लिख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, विच कंटिन्यूज ऑन द राइट इन द मीडियम टू नोट द मैन साइन, अच्छा ये मैंने बता दिया आपको, इन द पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन एट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पे जब बाउंड्री कंडीशन आप लगाओगे, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप कंपेयर करोगे तो ये ई टू दी आई ओमेगा टी वाला फैक्टर जो है ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा। तो ये आप समझो कि ये निगलेक्ट हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन में, तो सिर्फ ये जी वाला फैक्टर होगा। और जी बाउंड्री जो है आपकी वो जी इक्वल टू 0 पे है। जी इक्वल टू 0 पे जब आप जी को 0 करोगे, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है सारा गायब हो जाएगा, तो हम सिर्फ एम्पलीट्यूड को फ़ौरन से देख सकते हैं। तो z इक्वल टू 0 पे, अच्छा अब वो कहता है बाउंड्री कंडीशंस 1 और 2 आर ट्रिवियल, 1 और 2 बाउंड्री कंडीशन ऊपर चल के देखते हैं ये, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल इंसिडेंट वेव कंसिडर कर रहे हो, ठीक। तो फर्स्ट 2
इक्वेशन वो कहता है कि ये तो ट्रिवियल है कि ये तो हो रही है सेटिस्फाई जो है फर्स्ट टू ये दो वाली, ठीक है, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो आप की जो वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट मौजूद है, वो है पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये 0 इक्वल टू 0 बन जाएगी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये असल में पूछ रहा है इसका जी कंपोनेंट, तो जी कंपोनेंट तो है नहीं इसका, इसलिए ये भी 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आपको जो है वो इंटरेस्टिंग आंसर देंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइंग पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, प्लेन बाउंड्री है, बाउंड्री है उसके पैरेलल है, तो ये दो देंगे। अभी आपने ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एप्सिलॉन कुछ भी नहीं आता और मैग्नेटिक फील्ड में म्यू 1 म्यू 2 आता है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं फिर, ये देख लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वन मीडियम में क्या है, z इक्वल टू 0 पे ये एम्पलीट्यूड उसके लिख दिया है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, और जो दूसरी साइड पे है वो ट्रांसमिटेड है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें डिवाइडेड बाय म्यू 1 है। मैग्नेटिक फील्ड में जो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट का वो डिवाइडेड बाय v1 है, और रिफ्लेक्टेड का डिवाइडेड बाय v1 बट विद माइनस साइन, और ट्रांसमिटेड में डिवाइडेड बाय v2। तो इस तरीके से दो बाउंड्री कंडीशंस आपने लगा दी, और इन दो बाउंड्री कंडीशंस को लगा दिया। अच्छा, इसके बाद जो है कहता है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड जो है इक्वल्स टू बीटा। तो ये देख लो आप जो है इसको, इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड जो है वो बीटा के बराबर, तो इसमें मेरा ख्याल है इसमें जो है वो, और बीटा क्या चीज़ है, अच्छा इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड, ठीक। तो ये म्यू 1 को ये इधर लेके गया है, म्यू 1 और म्यू 2 कर दिया, और फिर ये v1 ये भी कॉमन आ रहा है तो ये भी इधर चला गया, ये इधर ले आओ v1 ओवर v2, तो म्यू 1 ओवर म्यू 2, v1 ओवर v2, ये बीटा बन गया। तो इस इक्वेशन को जो 79 है इसको 80 बना दिया इसने, ठीक है, और एक बीटा इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज़ म्यू 1 v1 और म्यू 2 v2, और इधर ही आप जो है v1 v2 से इसका जो है ये भी बना सकते हो n2 ओवर n1 जो है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी इसको आप लिख सकते हो। तो इक्वेशन जो है वो 78 और 80 जो है कैन आर इजीली सॉल्व फॉर द ऑनगोइंग एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट। तो खैर ये आपके पास ये इक्वेशन ये बन गई 80 वाली, और एक इक्वेशन ऊपर है ये वाली 78। इन दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टिंग एम्पलीट्यूड को इंसिडेंट एम्पलीट्यूड की टर्म में लिख सकते हो, और दरमियान में जो पैरामीटर है वो बीटा होगा। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ बिल्कुल जो है वो वैसी ही है मैथमेटिकली जो है जैसी आपने वेव्स ऑन स्ट्रिंग ली है। तो ये कह रहा है कि these results are strikingly similar to the ones for waves on a string. Indeed, if permittivities mu are close to their values in vacuum, as remember they are for most media, then beta equals to v1 over v2। ठीक है, अगर तो ये परमिएबिलिटी की वैल्यू जो कि मोस्ट मीडियम के लिए अब उसकी जो वैल्यू म्यू नॉट के बराबर होती है, तो ये भी म्यू नॉट ये भी म्यू नॉट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा आपका v1 और v2 हो जाएगा। अगर बीटा v1 और v2 हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे ये रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अदरवाइज जो इनके रिजल्ट जनरल है। ये काम करने के बाद आप आराम से इसको इस तरह लिख सकते हो। बिल्कुल आपने देखा होगा कि हमने जो वेव ऑन स्ट्रिंग है उसको भी इसी तरीके से लिखा था, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट को लास्ट चीज़ की टर्म में, विच आर आइडेंटिकल टू इक्वेशन 930। मेरा ख्याल है स्ट्रिंग वाली के वाले से ही बात कर रहा है। इन दैट केस एज बिफोर द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन फेज, so in that case as before the refracted wave is in phase right side up if v2 is greater than v1 एंड आउट ऑफ द फेज, ठीक है। तो अब यहाँ इन फेज आउट फेज का आप देख सकते हो कि इंसिडेंट जो वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है क्या इन फेज होगी या आउट ऑफ फेज होगी। तो अगर v2 जो है v1 से बड़ा होगा तो ये दोनों इन फेज होंगी, और अगर v2 जो है वो v1 से छोटा होगा तो ये आउट ऑफ फेज होगी बाय 180, ठीक है। तो ये सिमिलर सिचुएशन वहाँ पे भी थी, और यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो ट्रांसमिटेड है और इंसिडेंट वेव्स हैं ये इन फेज रहेंगी हमेशा।
अब वो कहता है फेज की डिस्कशन हमने कर ली, तो अब हम यहाँ पे एक मॉड जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ई आर मॉड कंसिडर कर लिया, ई ट्रांसफर ये हो गया। और इन टर्म्स ऑफ इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका जो है V2 को आप या n में लिख लो तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी चीज़ यूज़फुल हो सकती है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स आ रही हैं, तो उसमें कितना हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है इनसे इंटेंसिटी की टर्म में। तो वो आप देख लो कि यहाँ किस तरह हो सकता है। इंटेंसिटी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज स्केल जो हमने बनाया था उसका, और लास्ट लेक्चर में। तो हो सकता है कि आप लोगों को भूल गया हो, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है वो लेक्चर शायद 602 और ये 30, ठीक है ये है। तो पता नहीं ये जो है आप लोग ये फाइल देख भी रहे हो कि नहीं, मैं दोबारा से इसको शेयर करके देखता हूँ। ये वाली सही, लास्ट टाइम लेक्चर जो पढ़ाया था। अच्छा, तो ये भी भूल गया भी मैंने क्या बताना था आपको। हाँ ठीक है, ये इंटेंसिटी जो है, ठीक है, ये इंटेंसिटी की मैं बात करना चाह रहा था, कहाँ से। इंटेंसिटी जो है वो क्या थी, वो एस की एवरेज थी, यानी ये चीज़ थी, ठीक। इंटेंसिटी जो है एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी, आई है ये, ठीक है। इसमें कास्ट स्केल का फैक्टर जो है वो 1/2 हो जाता है। तो अब आ जाते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। हाँ, तो ये चीज़ बन गई आपकी यहाँ पे। करंट इंटेंसिटी जो है वहाँ पे मैं ख्याल एप्सिलॉन नॉट वगैरह था, अब वो ये बन गई। तो अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, दोबारा से मैं इसको शेयर कर लेता हूँ, मेरा ख्याल वाला बंद कर देता हूँ, एक वाला एक मिनट फिर कर लेते हैं इसको। ठीक, अच्छा जी, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं? रिकॉर्डिंग भी मेरा ख्याल हो रही है। हो रही है सर। हाँ, तो अब इंटेंसिटी बन गई, इंटेंसिटी जो है वो, और इफ़ अगेन μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ0, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सिचुएशन होती है, देन द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज दिस। आर जो है वो आई रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय आई जो है वो इंसिडेंट। तो ये इसमें फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो इंटेंसिटी में रिफ्लेक्टेड आ जाएगा और इंसिडेंट आ जाएगा, और ये जो चीज़ें ये कैंसिल हो जाएंगी। और फिर ये यहाँ से ये वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो रिफ्लेक्टेड की जो है इन टर्म्स ऑफ जो है वो इंसिडेंट जो है n1 माइनस n2 ओवर n1 प्लस n2, ठीक हो गया। इसके बाद ट्रांसमिटेड भी इसी तरीके से कर सकते हो आप। तो टी जो है वो इंटेंसिटी की रेशियो निकाल लो, और ये ठीक है। तो आर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड टी द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। दे मेजर द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रिस्पेक्टिवली। कितनी जो है वो इनसे रिफ्लेक्टेड होती है, कितनी जो है ट्रांसमिटेड होती है। तो अच्छा, किसी को पता है यहाँ ब्लैक बॉडी जो है वो एक बॉडी होती है, उसमें क्या सिचुएशन होती है, क्या करती है वो, ट्रांसमिशन ओ- करती है? वो ब्लैक बॉडी सारी जो रेडिएशन होती है वो एब्जॉर्ब करती है, और इसी तरह सारी एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर भी होती है और परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है। अच्छा, परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है और परफेक्ट। रिफ्लेक्टर इट मींस कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लैक बॉडी ने बहुत सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए,
अगर हम अब उसे हीट करने लगेंगे तो वो सारी रेडिएशन हमें वापस दे देगा। अच्छा ठीक है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है इसका मतलब हम ले सकते हैं परफेक्ट ट्रांसमिशन जो है, ठीक है। ट्रांसमिशन या यही हाँ यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं होती, ये कहना रिफ्लेक्शन नहीं होती। ये रिफ्लेक्शन नहीं होती क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रही होती सारी। ठीक है, जब वो सारी अब्जॉर्ब कर लेगा तो परफेक्ट ट्रांसमीटर है इस तरह करके, ठीक है। ट्रांसमीटर। ब्लैक यस सर, बॉडी ब्लैक ट्रांसमीटर। मीन्स के सारी जितनी भी फ्रिक्वेंसीज की उस पर पड़ती हैं। तो चलो ये है, कई चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं डिस्कशन करने वाली, लेकिन हम थोड़ा अपना फोकस रखेंगे कि किधर हमने जाना है। तो खैर ये रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इक्वल्स टू 1 एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तौर पे आप इसको ले सकते हो। कोर्स रिक्वायर्स, ठीक है, कि एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं तो जानी है उसने, या रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी, इंसिडेंट एनर्जी। फॉर इंस्टेंस व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा जी, ठीक है। आगे ये एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स विदाउट एज्यूमिंग mu1 इक्वल्स टू mu2 इक्वल्स टू mu0। तो हमने ऊपर एज्यूम किया है कि mu0 mu2 जो है वो mu0 के बराबर है। एक साइज दे रहा है कि आप ये एज्यूम ना करो और फिर चेक करो कि r प्लस डी जो है 1 आता है कि नहीं आता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है ज़्यादा। 9.14 कहता है इन राइटिंग इक्वेशन दिस एंड दिस आई टेक्निकली अज्यूम द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स हैव द सेम पोलराइजेशन, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा था ऊपर जो तस्वीर पे मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि इसने रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स की जो पोलराइजेशन है वो की डायरेक्शन वही ली जो ट्रांसमिट इंसिडेंट की है। दोबारा देख लेते हैं इसको ऊपर जाके। ये इंसिडेंट है, इसने ट्रांसमिटेड की भी डायरेक्शन वही ली और रिफ्लेक्टेड की भी वही ली। बाकी चीज़ें तो आपके फ़ौरन निकल आते हैं। जैसे आपको V2 का पता है, V1 और V2 का पता है, तो VR की डायरेक्शन निकल आएगी। तो असल में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो E ही है, ठीक है। तो ये जो अजम्पशन है इसको कहता है कि ये कोई ऐसी अजम्पशन नहीं है, ये निकल के आती है ये। और किस तरह निकालना है इस प्रॉब्लम में सिखा रहा है आप लोगों को। कह रहा है कि आप यूँ कर लो कि prove that this must be so. Let the polarization vector of the transmitted and reflected waves be this. तो वो कह रहा है कि ये ले लो आप ट्रांसमिटेड का और रिफ्लेक्टेड का, ठीक है। इसमें आप x और y दोनों कंपोनेंट जो है वो ले लो, ठीक है। अब इतना तो आपको पता है कि इसमें z कंपोनेंट भी आना चाहिए वैसे, कोई बताएगा मुझे? पोलराइजेशन में z कंपोनेंट भी आना चाहिए। जी x, पोलर। हाँ जी बोलो। ठीक है, तो पोलराइजेशन जो है वो x में थी। यस। तो अब जो है जो ट्रांसमिट हो गई वो इन जनरल किसी डायरेक्शन में हो सकती है जिसका x कंपोनेंट भी हो, y कंपोनेंट भी हो और z भी हो। इसने z कंपोनेंट क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन है मेरा। सर जी कंपोन हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो जी के अलोंग थी, राइट? मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है ना वो y के अलोंग है या माइनस y के। और उसमें जो फैक्टर आता था हमारा पोलराइजेशन और प्रोपेगेशन का क्रॉस प्रोडक्ट करता था, एन क्रॉस, वहां से तो कोई चीज नहीं आ रही, उस वजह से तो नहीं हो रहा कुछ। सर along the z एक्सिस तो ये वेव ट्रेवल कर रही है ना सर, along the हाँ z एक्सिस। देखो, सही सर बताया। आकिल ने, आकिल बोला है, कौन बोला है? जी सर, आकिल। हाँ ठीक है। तो देखो आप प्रोपेगेशन जो हो रही है, ये बात याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स होती हैं वो तीनों का मैंने आपको निकाल के बता दिया था कर्ल वाली इक्वेशन से कि तीनों आपस में क्रॉस इस तरीके से बन रहा है। जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रही है, अगर आपकी प्रोपेगेशन जो है वो लेफ्ट राइट में ही है, ठीक है, ट्रांसमिटेड जो है वो राइट में है और रिफ्लेक्टेड जो है वो लेफ्ट में है, तो उसकी डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट हो नहीं सकता, ठीक है। उसकी डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट यानी उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाई करेंगे। जो डायरेक्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बता दोगे तो उसका और मोशन के परपेंडिकुलर बी की होगी, ठीक है। बी क्रॉस ई से बी का पता चल जाएगा। तो इसलिए वो उसने दो ही कंपोनेंट लिए और विच लाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट मोशन के अलोंग नहीं होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन तीनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है, इस वजह से उसने 2 लिए, तो ये जनरल है ये चीज़। अब इसने देख लो x के और y के, इसी तरीके से x के और y के। अब वो कहता है आप बाउंड्री कंडीशन लगाओ और ये प्रूव करो कि फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन यू गेट थीटा ट्रांसमिटेड और थीटा रिफ्लेक्टेड जो है वो 0 है। जिसका मतलब ये होगा कि ये x के ही अलोंग आ जाएंगे और वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन की जो कि इंसिडेंट की थी। तो ये मज़े की एक्सरसाइज है, जिसमें आप ये देखोगे कि ये चीज़ नहीं है इस तरह का कोई इशू। अब इसने शुरू में आपको एक सिंपल केस जो है उससे थोड़ा सा आदी किया, अब ये उससे अगले लेवल पे जा रहा है। ये सिंपल केस था, इसमें नॉर्मल इंसिडेंस था, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस, ये वेव इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली परपेंडिकुलरली। अब वेव जो है वो थोड़े से एंगल बना के इस पे हिट करेगी, ठीक है। इसको ओब्लिक कह सकते हो आप, और देखते हैं इसको। हाँ, एट ओब्लिक इंसिडेंस, मतलब थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा एंगल बनाने वाली बात। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट oblique incidence. In the last section I treated reflection and transmission at normal incidence, that is when the incoming wave hits the, ठीक है, head on, and now general case oblique, ठीक है। तो यहाँ फिगर को देख लो आप, फिगर में सारी चीज़ इसने यहाँ बनाई हुई है। तो के आई जो है ये इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर है, और के रिफ्लेक्टेड जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव का, और के टी जो है ये ट्रांसमिटेड वेव का वेव वेक्टर है। तो के आई जो है वो एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इंटरफेस के, उसके साथ थीटा आई एंगल बना रहा है। रिफ्लेक्टेड वाला जो है उस लाइन के साथ थीटा आर बना रहा है, और ट्रांसमिटेड जो है वो थीटा टी बना रहा है। और ये आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, और ये परपेंडिकुलर है, z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो लेफ्ट साइड पे 1 मीडियम, राइट साइड पे मीडियम 2। तो ये सारी फिगर मैंने आपको समझा दी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये कहता है कि सपोज दैन दैट अ मोनोक्रोमेटिक वेव, मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक फ्रिक्वेंसी वाली वेव। तो इसमें आपके पास ये रिलेशन जनरल है, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है ये, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चीज़, या फिर यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर लिखो वो भी सेम ही है पोलराइजेशन से। तो ये आ गया आपके पास इन जनरल। तो इंसिडेंट आ गया, फिर रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड में भी इसी तरीके से आप लिख सकते हो, और ट्रांसमिटेड में भी यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, मीडियम सेम है, रिफ्लेक्टेड में भी मीडियम सेम है, v1 वेलोसिटी है, और ट्रांसमिटेड में मीडियम चेंज हो जाता है तो v2 है। यहाँ पे वेव वेक्टर, ठीक है, वेव वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की सेम हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसलिए के आई जो है वो के आर से डिफरेंट है वेक्टर की टर्म में, और के टी तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगी इसकी, ये ट्रांसमिटेड है। और बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें सब कुछ ये के आई सब कुछ जो है। अच्छा, अब इसमें फिर वही बात जो मैंने शुरू में भी आपको बताई थी, ऑल 3 वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तीनों वेव्स में फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर आपका सेम होगा, दैट इज डिटरमाइंड वंस एंड फॉर ऑल एट द सोर्स। सोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका जनरेट कर रहा है, वहाँ से आपको पता चल गया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव आपने जनरेट की है, तो वो वही रहेगी, ठीक है। इसमें जो है ये है, तो यही बात कर रहा है कि द फ्लैश लाइट और वट एवर दैट प्रोड्यूसेस द इंसिडेंट बीम। कोई आपके पास फ्लैश लाइट जो है वो है, टॉर्च वगैरह है या कुछ है, जहाँ से आपने लाइट को प्रोड्यूस किया, तो उसकी फ्रिक्वेंसी वहाँ जनरेट होगी, वो वही रहेगी। तो इसलिए फ्रिक्वेंसी वाला फैक्टर जो है वो कहता है वो नहीं चेंज होगा। तो आप देखो तीनों में ये फ्रिक्वेंसी वाला फैक्टर जो है वो आ रहा है, और ये अक्सर बाउंड्री कंडीशन में मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा ई टू दी आयोटा ओमेगा वाले की, कि ये कैंसिल भी हो जाता है। अच्छा, दूसरी और क्या चीज़ है, द 3 वेव नंबर्स है आर रिलेटेड बाय इक्वेशन दिस। अब 3 वेव नंबर आपकी, क्योंकि ओमेगा जो है वो बराबर है, तो के आई v1 के आर v1 और के टी v2। इधर से k1 के आई तो आपके बराबर ही हैं, लेकिन ये के ट्रांसमिटेड के साथ इस तरह रिलेटेड किए जा सकते हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं जैसा मैंने आपको बताया था। और v2 और v1 जो है वो n1 और n2 की टर्म में लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में। अब वो कहता है कि मैंने बाउंड्री कंडीशन लगानी है, और बाउंड्री कंडीशंस जो है वो उसके लिए आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, वो किस तरीके से आप उसको देखें। द कंबाइंड फील्ड्स इन मीडियम 1 कौन सी है, ई इंसिडेंट प्लस ई रिफ्लेक्टेड।
और मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से बी इंसिडेंट प्लस बी रिफ्लेक्टेड must now be joined to the fields E transmitted and B transmitted in medium 2. अब इनको जो है मीडियम 1 और मीडियम 2 को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड है और दूसरी साइड पर ट्रांसमिटेड है। यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं, दीज ऑल शेयर द जेनेरिक स्ट्रक्चर दिस। कहते हैं इक्वल टू 0 पे इनका स्ट्रक्चर ये होगा। इसमें ई टू द आयोटा मेगा आप साइड पे कर सकते हो। तो असल जो चीज़ है यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे इंसिडेंट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा और यहाँ पे ट्रांसमिटेड। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से तो इसका जेनेरिक स्ट्रक्चर वो ये है। यहाँ के आई है, यहाँ के आर है और यहाँ ये। I will fill in the parentheses in a moment. For now, the important thing to notice is that the x, y, and t dependence is confined to the exponent. तो x, y और x, y का डिपेंडेंस, तो आपने z को 0 कर दिया है तो इसमें r के अंदर आप x और y का डिपेंडेंस रह गया है। और वो जो डिपेंडेंस है वो कह रहा है कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल में है, जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनमें नहीं है। ठीक है, x, y और टाइम t का डिपेंडेंस। अच्छा, बिकॉज द बाउंड्री कंडीशंस मस्ट होल्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन एंड फॉर ऑल टाइम्स। ठीक है, इसको इटैलिक करके लिखा है इसने, दीज एक्सपोनेंशियल फैक्टर मस्ट बी इक्वल। तो क्या कहता है, अब ये जो बाउंड्री कंडीशंस है ये बहुत सारी बाउंड्री कंडीशंस है एक तरह की। ठीक है, T1 टाइम पे भी होल्ड करती है, T2 पे भी, T3 पे भी, T4 पे भी। इस तरीके से यहाँ पे एक्स वाई में वो कह रहा है कि ये प्लेन जो है उसके किसी भी पॉइंट पे होल्ड करती है। ठीक है, x1 y1 पे भी, x2 y2 पे भी, x3 y3 पे भी, इस तरीके से। अब ये चीज़ अगर तमाम पॉइंट्स पे स्पेस के यानी कि उस प्लेन के और तमाम टाइम पे अगर ये होल्ड करती है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब क्या हो ये। ठीक है, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं ये तो आपकी आर्बिट्रेरी हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, दीज एक्सपोनेंशियल फैक्टर मस्ट बी इक्वल। अगर तो एक पॉइंट पे या दो पॉइंट पे करता है तो आपके पास ये कितने, 3 अननाउंस हैं। ठीक है, 3 पॉइंट पे करता है वो 3 अननाउंस आप निकाल सकोगे। लेकिन जब आप पर चढ़ के 4 अननाउन, 5, 6, 7 कई पॉइंट्स पे होल्ड करता है, इतनी सारी इक्वेशन बन जाएगी, फिर आपके पास जो सोल्यूशन निकलेगा वो यही निकलेगा कि एक्सपोनेंशियल जो है सेम है। ठीक, तो अदरवाइज स्लाइड चेंज इन एक्स से वुड डिस्ट्रॉय द इक्वालिटी। तो प्रॉब्लम भी है 9.15 ये आप लोग करके देख सकते हो। ऑफ कोर्स द टाइम फैक्टर आर ऑलरेडी इक्वल, और ये तो है इक्वल, इसका इतना कहता मीनिंग नहीं है। तो ये है, तो ये जब आपने कहा एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो बराबर हैं, तो इसमें सिर्फ ये के डॉट आर वाली चीज़ ही इम्पोर्टेंट है कि के आई डॉट आर, के आर डॉट आर और के टी डॉट आर एट इक्वल टू 0 बराबर होगा। तो ये इसने एक आर्गूमेंट के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है। अदरवाइज वो कहता है कि आपकी अगर तसल्ली नहीं होती, ठीक है, तो तसल्ली के लिए 9.15 करें सॉल्व। ठीक है, तो फिर वहाँ से वो कहता है ये निकल के आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब इसको आप लिख सकते हो, जब जी 0 पे लिखोगे तो आर के अंदर सिर्फ एक्स और वाई होंगे, एक्स और वाई इंसिडेंट के लिए एक्स वाई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के लिए। फॉर ऑल एक्स एंड वाई ये चीज़ होल्ड करेगी। ठीक है, और जब ये होल्ड करेगी तमाम एक्स और वाई के लिए, तो फिर ये क्या कह रहा है, बट इक्वेशन 9.95 ये वाली कैन ओनली होल्ड इफ द कंपोनेंट्स आर सेपरेटली इक्वल। ये तभी होल्ड किया जा सकता है, होल्ड करेगी तमाम एक्स के लिए जब भी के आई के आर के बराबर होगा और इस तरीके से ट्रांसमिटेड के। तो ये इसने फाइनली मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स दे दिए आपको, ये चीज़ बता दी कि के आई वाई, के आर वाई और के टी वाई जो है बराबर होंगे, के आई एक्स, के आर एक्स और के टी एक्स जो है वो बराबर होंगे। तो इस तरीके से तो वही में एज वेल ओरिएंट और एक्सेस और ये। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला आपका? कंक्लूजन ये निकला आपका कि आप ये देख लो 9.97 का कह रहा है के आई एक्स जो है वो असल में के आई साइन थीटा आई है, के आर एक्स जो है वो के आर साइन थीटा आर है, और के टी एक्स जो है वो के टी साइन थीटा टी है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये कहता फर्स्ट लॉ बन गया, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर फॉर्म अ प्लेन। एक तो ये चीज़ इसने कहा कि यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड wave vector form a plane called the plane of incidence, which also includes the normal to the surface here the z-axis। तो ये जो ऊपर इक्वेशंस बनी हैं इनसे आपको ये पता चलता है
कि जो आपकी जो वेव इंसिडेंट हो रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो ट्रांसमिट हो रही है, तीनों वेव्स एक प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके देखो वाई कंपोनेंट सेम है, एक्स कंपोनेंट सेम है, सारे जो हैं, इससे ये चीज़ पता चल रहा है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है ऑप्टिक्स का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह से रिलेटेड, कि तीनों वेव्स एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें थीटा आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा टी इज, ठीक। इसके बाद सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ जो है वो है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब के आई जो है वो के आर के बराबर है, तो थीटा आई जो है आपका थीटा आर के बराबर निकल आया यहाँ से। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट लॉ भी हो गया, सेकंड लॉ भी हो गया। अब थर्ड लॉ रह गया। थर्ड लॉ इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, वो ये है साइन थीटा। अब ये आप कर लो यहाँ से, इन दो से कर सकते हो, ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट से। ठीक है, इसमें साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा टी डिवाइडेड बाय साइन थीटा आई इक्वल्स टू के आई ओवर के टी। के आई ओवर के टी, और के में फिर वो एन की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, तो ये बन गया स्नेल्स लॉ। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉ। तो आपने देखा ऑप्टिक्स के जो तीन लॉज हैं, थ्री लॉज, वो आपके यहाँ पे निकल आए। ठीक है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा रोक के हम लोग डिस्कस करेंगे। These are the three fundamental laws of geometrical optics. It is remarkable how little actual electrodynamics went into them. We have yet to invoke any specific boundary condition. All we used was their generic form. Therefore, any other waves can expect to obey the same optical laws when they pass through it. तो आपने देखा ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ताल्लुक जो है किस तरीके से ऑप्टिक्स जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ बन गया। ठीक है, इसके पीछे क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ है? कोई मुझे इस पर कोई कमेंट करना चाहेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये लॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्कवर किए हैं? क्या ऐसी चीज़ का ताल्लुक जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से किया है? कोई इस पर कोई कमेंट करना चाहेगा? की रोल क्या है इसके पीछे? क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ? कहीं पे लोग जो है चार्ज एक है, कूलम लॉ बंदा कर रहा है, उसको पता भी नहीं है कि ये कभी जो है ये लॉ ऑफ ऑप्टिक्स से इसका कोई ताल्लुक बनेगा। बायोट सेवरेट लॉ है वो, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज निकाल रहा है बंदा। एम्पेयर्स लॉ जो है वो, और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म लगे हुए हैं। और फिर जो है ये यहाँ पे आप देखो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक अलग से फील्ड थी, फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स जो है, ठीक है, जिसमें लाइट की रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें वो स्टडी करते रहे। तो इनका आपस में ताल्लुक जो बन गया वो किस वजह से बना? क्या इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी जिसकी वजह से बना? ये है मेरा क्वेश्चन। कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा? देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। चले एक बंदे का नाम अगर आप लोग ले दो जिसकी वजह से ये कनेक्शन पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का और इसका जो है मैथमेटिकल ऑप्टिक्स। अच्छा चलो, तो अब इसमें इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ये है, वो है कि मैक्सवेल की जो डिस्कवरी थी, जो उसने मैक्सवेल इक्वेशंस में एम्पेयर लॉ को फिक्स करके जो चीज़ देखी वो ये थी कि मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो वेव इक्वेशन बन जाती हैं। ठीक है, वेव इक्वेशन बन जाती है, और फिर लाइट का ताल्लुक निकाल लिया कि लाइट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब वेव है तो फिर आप वेव वाली सारी बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए, बाउंड्री कंडीशन वेव का बिहेवियर यूज़ करते हुए ये आराम से निकाल सकते हो। तो ये चीज़, ये कनेक्शन बना उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो आप ड्राइव कर सकते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से। थोड़ी सी उसकी अहमियत चाहिए कि अब आपकी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, तो सारा कनेक्शन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बन गया, वो अलग से फील्ड नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक हिस्सा है। ठीक हो गया, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद नाउ वी हैव टेकन केयर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमने देख लिया कि वो बराबर हैं। अगर वो बराबर हैं तो फिर आप बाउंड्री कंडीशन लगा के ये सारी जो है इक्वेशंस निकाल सकते हो फ्रॉम 1 to 4।
तो 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से ये 4 आपके पास रिलेशन आ जाएंगे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स के दरमियान। तो ये ऊपर वाले निकाल के, और अब इनको भी आप आपस में सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा कोशिश ये होती है कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स को इंसिडेंट की टर्म में लिखा जाए। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे आप उसको ई की टर्म में लिख सकते हो, के साथ। बी जो है वो के क्रॉस ई के साथ, नीचे बी का वेलोसिटी का फैक्टर आता है। ये सारी चीज़ें आप ई की टर्म में लिख सकते हो, टर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब देख लो, अब इसने जो है ये suppose that the polarization of the incident wave is parallel to the plane of incident। प्लेन ऑफ इंसिडेंट जो है उसके पैरेलल है पोलराइजेशन ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो इन्होंने पिक्चर बनाई हुई है इंसिडेंट वेव जो है ये इसका सपोज, अच्छा सपोज दैट पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट, यानी एक्स वाई जी। अच्छा ठीक है जी। इसके बाद इट फॉलोज फ्रॉम प्रॉब्लम दैट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स आर आल्सो पोलराइज्ड इन दिस प्लेन। ठीक है, एंड देन इट्स दिस पोलर इक्वेशन से ये बन गया। अच्छा, फिर थर्ड से ये बन गया। इसको देख लेते हैं आगे कहाँ पे क्या चीज़ निकालना चाह रहा है ये आखिर में चलते 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 ये रिलेशन निकाल लिया इसने। अच्छा, गिवन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आप ये बना सकते हो। और फिर आखिर में ये, तो यहाँ पे वो वही फिर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान इसने काइंड ऑफ रिलेशन जो है वो ड्राइव किए हैं। तो मैं उनके डिटेल में इतना नहीं जाता। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी अब इसने बनाई है वो ये अल्फ़ा है, और एक बीटा तो पहले भी थी। ये अल्फ़ा क्या है, इसमें ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट एंगल के दरमियान जो है वो रेशो है। तो ट्रांसमिटेड एंगल अगर आपका 0 हो जाता है, इंसिडेंट एंगल अगर 0 हो जाता है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस बन जाता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, पुराना वाला केस पर। अब ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1, तो ये चीज़ बन जाती है। और फाइनली इसने ये लिख दिया एक्सप्रेशन जो है रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट में, ट्रांसमिटेड इंसिडेंट में। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं कि अल्फ़ा है और एक बीटा। जैसा मैंने बताया कि थीटा आई की वैल्यू 0 कर लो आप, थीटा ट्रांसमिटेड की वैल्यू 0 कर लो, अल्फ़ा 1 हो जाएगा। ये 1 ये 1 ये 1, तो ये सारा रिलेशन रिड्यूस हो जाएगा पुराने रिलेशन में जो नॉर्मल इंसिडेंस वाला था। उसको देख लेते हैं दोबारा से। ये इक्वेशन 9.83। अच्छा, ये है B2 वगैरह में, ये है बीटा में। ठीक है, 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2/1 प्लस बीटा। तो इस तरीके से वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अब आपको कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी जनरल केस की, वो देखते हैं वो क्या चीज़ है। इसको जो है ये कहता है दीज आर नोन एज फ्रेजनल इक्वेशंस। तो ये फ्रेजनल इक्वेशंस जो मिलती हैं, ठीक है, ये वो चीज़ें थी जो एम्पिरिकली, जिस मैथमेटिकल ऑप्टिक्स है और ये फ्रेजनल इक्वेशन, ये एम्पिरिकली लोगों ने ड्राइव की थी, लाइट की ऑब्जर्वेशन करके उसकी रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन करके ये ड्राइव की। रिफ्लेक्शन थी और रिफ्रैक्शन भी न्यूटन ने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कार्पसल थ्योरी बनाई लाइट की। फिर उसके मुकाबले में वेव थ्योरी हाइकन्स और ये और लोगों ने जो बनाई, नहीं वेव से भी हम ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। फिर डायफ्रैक्शन जो थी वो एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना था, जिसने जो है वो वेव थ्योरी को जो है वो ज़्यादा वो वेट दे दिया एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल थ्योरी लाइट की। और फिर आगे चल के मैक्सवेल ने जो है जब बताया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये चीज़ें सारी सेट होगी। ठीक है, अब जो आप देखो कि जितनी भी रिलेशन जो एम्पिरिकल बेस पे ऑप्टिक्स में निकले, वो सारे यहाँ पे अब आपके ड्राइव हो रहे हैं। फ्रेसनल इक्वेशन भी इसमें वन ऑफ दैम। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह का बनता है अभी कि मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो किस तरीके से ऑप्टिक्स जो है वो ड्राइव करता है, इसमें क्या क्या ऑप्टिक्स के लॉज हैं, किस तरीके से होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए। अच्छा, इन द केस ऑफ पोलराइजेशन दिस हो गया। कहता है देयर आर टू अदर फ्रेसनल इक्वेशंस गिविंग द रिफ्लेक्टेड and transmitted amplitudes when the polarization is perpendicular to the plane of incident। तो ये प्रॉब्लम 9.16 में इसने कहा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी और कुछ चीज़ें हैं जो ऑप्टिक्स में अक्सर पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स। अब उसमें यह है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट।
बिकॉज अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा आई। अल्फा जो है वो आपका ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसवर्स स्क्वायर रूट ओवर कॉस थीटा आई, और साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसवर्स जो है वो स्नेल लॉ मेरा ख्याल इससे लगा के आप साइन थीटा आई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा आई। अब थीटा आई की वैल्यू अगर आप जीरो कर देते हो, वहाँ पे मैं अलग से ट्रांसमिटेड की भी कर रहा था कि थीटा आई जीरो कर रहा हूँ ट्रांसमिटेड, तो असल में ट्रांसमिटेड जो है वो थीटा आई को जब आप जीरो करते हो ट्रांसमिटेड भी जीरो हो जाता है, और उसके पीछे जो है ये आपका स्नेल्स लॉ जो है ये है। हाँ, थीटा आई जीरो किया तो थीटा ट्रांसमिटेड भी जो जीरो हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है कि थीटा आई आपने जीरो किया ये वन हो गया, ये जीरो किया ये जीरो हो गया, तो ये अल्फा वन हो गया। ये वो केस हो गया जो आपका नॉर्मल इंसिडेंस वाला है। तो इसको चाहे आप इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे कि ये जो चीज़ नीचे वाली अगर ज़ीरो हो जाती है तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होती है। ठीक, तो थीटा आई ज़ीरो हो गया तो अल्फा जो है वो इन्फिनिटी हो रहा है। इसको ये कहता है थीटा आई का ज़ीरो होने का मतलब ग्रेजिंग एंगल जो है बस। ठीक है, तो एट ग्रेजिंग थीटा आई ज़ीरो नहीं, थीटा आई जो है वो 90 at grazing incidence theta I equals to 90, alpha diverges and the wave is totally reflected। अल्फा जो है वो जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। तो ऊपर देखते हैं अल्फा से, अल्फा जब डाइवर्ज करेगा यानी बड़ा हो जाएगा तो बीटा को आप ख़त्म कर सकते हो। अल्फा अल्फा से कट गया तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंस जो है एम्पलीट्यूड बराबर हो गए, जबकि यहाँ पे जो है वो अल्फा जब बड़ा होगा तो ट्रांसमिटेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है वो कह रहा है कि थीटा 90 ग्रेजिंग एंगल पे ये सिचुएशन हो रही है कि यहाँ पे टोटली रिफ्लेक्शन हो रही है, अ फैक्ट दैट इज पेनफुली फेमिलियर टू एनीवन हु हैज़ ड्रिवन एट नाइट ऑन अ वेट रोड। तो अगर बारिश के दौरान या बारिश जब रोड गीली होती है, जो ड्राइविंग करते हैं, तो जो हेडलाइट से लाइट निकलती है वो तकरीबन जो है वो ऐसा एंगल बना देती है, इंसिडेंट एंगल जो है आप समझो कि 90 का एंगल बन जाता है, क्योंकि फर्श जो है फर्श के साथ जीरो का एंगल बन जाता है। जो फर्श है जिसमें पानी पड़ा हुआ है उसके जो परपेंडिकुलर है वर्टिकल परपेंडिकुलर, उसके साथ एंगल जो है वो लाइट का 90 का बन जाता है। 90 का बन जाता है तो टोटल रिफ्लेक्शन होती है, तो एकदम से आपको सामने की चीज़ें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है इसमें, तो इसकी बात कर रहे हैं, इसमें टोटल रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली देयर इज़ एन इंटरमीडिएट एंगल थीटा बी। इसके अलावा अगर आप उस चीज़ को देखो तो आप एक और एंगल की भी बात कर सकते हो, और वो है जहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। अल्फा और बीटा जब बराबर हो जाएंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव आपकी सारी ज़ीरो हो जाएगी, और ट्रांसमिटेड आपके पास टोटल ट्रांसमिशन आ जाएगी। अल्फा और बीटा जब बराबर होंगे तो ये जो है ये 2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो है ये ट्रांसमिटेड वेव आ गई इस तरीके से। हाँ, तो अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे से यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई चीज़ ना मिस है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ मिस तो नहीं है, एक मिनट देखते हैं ऊपर चल के। अच्छा चलो सही है, यहाँ पे हो चेक कर लेना कि यहाँ पे अल्फा भी ना हो, तो उस हिसाब से मैं एम्पलीट्यूड की सेंस में, वरना शायद ये यही सही हो। अच्छा, तो अब ये ब्रूस्टर एंगल है जिसकी क्या खासियत है कि अल्फा बीटा बराबर हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन जो है जीरो हो जाती है। ठीक है, एट विच द रिफ्लेक्टेड वेव इज कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, तो ये निकाला हुआ है इसने। फिर आगे चल लो आप, जो है इसने ये प्लाट भी बनाए हुए हैं, ये ब्रूस्टर एंगल है। ठीक है, और फिर 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल जो ट्रांसमिशन है सारी ज़ीरो हो जाती है, और ब्रूस्टर एंगल पे रिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और फिर कुछ यहाँ पे इसमें सिंपल केसेस डिस्कस किए। इंटेंसिटी की तरफ आ जाते हैं। यही चीज़ जो है आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लाट कर सकते हो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में। तो इंटेंसिटी निकाल लो आप, इंटेंसिटी जो है निकालोगे तो यहाँ कॉस थीटा आई आ जाएगा। पहले ये जो थीटा आई ज़ीरो था तो सिर्फ ये फैक्टर आ रहा था। ठीक है, इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड में कॉस थीटा आर आ जाएगा, ट्रांसमिटेड में कॉस थीटा टी आ जाएगा। थीटा आई ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो जो है। ठीक,
अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड जो है वो आपका आई आर और आई इंसिडेंट है, तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाती है। और यहाँ पे क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वो सेम है, और अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसी तरह ट्रांसमिटेड है, उसमें देख लो आपके पास रेशियो जो है कॉस थीटा टी और कॉस थीटा आई की आ जाएगी, उसमें स्नेल्स लॉ लगा लो आप, इस तरीके से आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड जो है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, चाहो तो अल्फा बीटा की टर्म में। अब इसको इसने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे, ये ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड ट्रांस यहाँ ट्रांसमिटेड जो कोफिशिएंट है वो है ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, हाँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए। तो ये देखो अभी यहाँ पे ब्रिस्टल एंगल में जब रिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाती है तो ट्रांसमिशन जो है वो 1 हो जाती है, और 90 वाले एंगल पे देख लो आपके ट्रांसमिशन जो आपकी वो 0 हो जाती है, टोटल जो है रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी और एनर्जी की टर्म में भी ये देख सकते हो, इसमें T प्लस आर जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है, वो भी आप इसमें निकाल सकते हो। Note that R plus T equals 1 as required by the conservation of energy. The energy per unit time reaching at a particular patch of area on the surface is equal to the energy per unit time leaving the patch. ठीक हो गया। तो फिर ये एग्जांपल, ये प्रॉब्लम है वो 9.15 में जो है वो ये वाला प्रॉब्लम है, जिससे आपको समझ आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो उसने लिए हैं। और इसके बाद 9.16 है, इसको देख लो आप इसमें, और 7 में। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका तो देखो फिर। नेक्स्ट मैं आपको स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा और फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। तो बस यहाँ तक हमारा वेव वाला हिस्सा ख़त्म हो गया। वेव्स की बस मैंने ज़्यादा आप लोगों को यही बताया कि मैक्सवेल इक्वेशन से आपको जो चीज़ मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं, ठीक है, कि लाइट जो है वो वेव है, एक चीज़। फिर हमने एक सिंपल सा केस जो है वो लीनियर मीडियम का लिया और हमने ये कनेक्शन देखा कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो मैक्सवेल इक्वेशंस की ट्रिवियल ऑब्जर्वेशन से निकल आती है। बस बाउंड्री कंडीशंस लगाई आपने, और ये बाउंड्री कंडीशंस कहाँ से आ रही हैं? बाउंड्री कंडीशन मैक्सवेल इक्वेशन से आ रही है। तो असल में मैक्सवेल इक्वेशन से ये सारी चीज़ें जो है वो निकल रही है, ठीक है। तो चलो हम आगे फिर चलते हैं इसके, और वेक्टर पोटेंशियल वगैरह है वो देख लो आप। तो पोटेंशियल एंड फील्ड, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोगों ने डिस्कस की तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए एक आसान तरीका ये हो सकता है कि उसको स्केलर पोटेंशियल के साथ एसोसिएट किया जाए। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें भी डाइवर्जेंस ऑफ पी का 0 होना जो है उससे हमने कर्ल ऑफ ए ये एक वेक्टर पोटेंशियल बनाया। अब सिचुएशन जो है बन गई है आपकी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स वाली सिचुएशन थी, और अब बन गई आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है, जहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है आपकी। क्या वो रिलेशन होल्ड करते हैं नहीं करते उसकी तरफ हम चलेंगे। तो in this chapter we asked how the sources rho and j generate electric and magnetic field। तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं आपके पास। क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कहता है कि given rho and j what are the fields E and B, ठीक है, at any time t at any point r, position vector r। in the static case Coulomb's law and Biot-Savart law provide the answer। तो कहता है कि अगर स्टैटिक केस आप लेते हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कूलम लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो अब चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हैं। अगर कोई चीज़ कही जाए आपको कि ये निकालना है या वो निकालना है तो अब क्या सिचुएशन होगी? What we are looking for then is the generalization of those laws to time dependent configuration। So this is not an easy problem, ये कोई आसान काम नहीं है, but it fails to begin by representing the fields in terms of potential। तो कहता है पोटेंशियल की टर्म में अगर हम चीज़ें लिख लें तो हमारी मुश्किल आसान हो सकती है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर्ल ऑफ E इक्वल टू 0 जो है वो हमें बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस ग्रेडियंट ऑफ V लिखी जा सकती है। इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है क्या ये पॉसिबल होगा लिखना? नहीं होगा, कर्ल ऑफ E जो है वो नहीं है 0 के।
लेकिन कर्ल ऑफ बी जो है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी ज़ीरो था और यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी, क्योंकि डाइवर्जेंस जो है वो ज़ीरो है बी का, तो बी को हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए। तो ये चीज़ हमें पता है कि इसको कर्ल ऑफ ए लिखा जा सकता है। जब इसको कर्ल ऑफ ए लिखा जा सकता है तो ये इसने ये ट्रिक की है कि इसकी वैल्यू जो है बी की कर्ल ऑफ ए, ये इसने यहाँ पुट की है इक्वेशन 3 में, कर्ल ऑफ ए, ठीक है। और फिर इसने देखा है कि कर्ल ऑफ ई जो है की जगह कोई और ऐसी चीज़ बन सकती है जो ज़ीरो हो जाए, तो ये इसने यहाँ पुट किया और फिर कर्ल जो है वो कॉमन ले लिया, तो ये बन गया ई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ ए, ठीक, ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को इसमें कर दिया। अब ये क्वांटिटी है जिसका कर्ल जीरो है, तो इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो ये लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की चीज़ निकल आई उसमें आप देखोगे बन गया माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी। तो अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ई वाला पार्ट जो है वो चेंज हो गया, उसमें एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई है विच इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। तो जबकि मैग्नेटिक वाला पार्ट जो है B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, वो एज इट इज रहा क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ B जीरो था। तो अभी याद रहेगा आप लोगों को कि अगर आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपसे पूछा जाए कि लिख के बताओ वेक्टर पोटेंशियल पोटेंशियल्स की टर्म में, वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल की टर्म में, तो आपको ये रिलेशंस याद होने चाहिए, ठीक है, कि B जो है कर्ल ऑफ ए है और E जो है माइनस डेल B माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं आगे चल के आपको रिलेटिविटी में दोबारा ये रिपीट करूँगा ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग नोटेशन के थ्रू इन चीज़ों को पढ़ेंगे और आप देखोगे कि बिल्कुल सिंपल रिलेशन में आप इनको देख सकोगे। वो टेंसर नोटेशन होगी जिसमें यही रिलेशन आप कंबाइंड फॉर्म में देख सकोगे, ठीक है। तो दिस रिड्यूसेस द होल फॉर्म ऑफ कोर्स व्हेन ए इज कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर आपके पास कोई मैग्नेटोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि इक्वेशंस ऑटोमेटिकली फिल्स द टू होमोजेनियस, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये बात कर रहा है वो आपको ये कह रहा है कि दो इक्वेशंस आपकी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि कर्ल ऑफ ई वाली, ठीक है, कर्ल ऑफ ई वाली, जब ई को आप ये लिखोगे तो ये वाली, और डाइवर्जेंस ऑफ बी को जब आप कर्ल ऑफ ए कह रहे हो तो कर्ल का डाइवर्जेंस हमें पता है जीरो होता है, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ऑटोमेटिक, ये खत्म हो गई। आपने इस इक्वेशन को काइंड ऑफ हटा दिया, इसकी जगह ये लिख लिया। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन भी खत्म हो गई जब आपने ई को वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल की टर्म में लिख लिया, तो ये इक्वेशन थर्ड वाली भी खत्म हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो इक्वेशंस आपने खत्म कर दी जैसे ही आपने इनको वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। कर्ल ऑफ ई और ये वाली ये दो रहती हैं, और इन दो को होमोजीनियस इसलिए कह रहा है, इसमें सोर्स टर्म नहीं है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी और करंट्स नहीं है, तो इनको होमोजीनियस इक्वेशंस जो है उसका नाम इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लो आप दोबारा से, द पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन जो हमने ऊपर निकाली है ऑटोमेटिकली फुलफिल्स द टू होमोजेनियस मैक्सवेल इक्वेशंस 2 and 3। हाउ अबाउट गाउसी's लॉ एंड एम्पेयर और मैक्सवेल्स लॉ, जो एम्पेयर लॉ था जिसको मैक्सवेल ने जो है वो इम्प्रूव किया, तो इन दो के बारे में कहता क्या ख्याल है। तो अब आप वहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट्स से कि फर्स्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल पार्शियल ए बाय पार्शियल टी, ये हमने पुट करनी है यहाँ पे। तो यानी कि डाइवर्जेंस लेना है इसका, डाइवर्जेंस आप लोगे तो ये डेल स्क्वायर बन जाएगा और डाइवर्जेंस ऑफ ए आ जाएगा। तो देखते हैं क्या चीज़ बनती है। तो ये इक्वेशन बन गई, तो ये एक स्टेप में ये इक्वेशन बन गई, तो एक ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है फोर्थ इक्वेशन, बी जो है कर्ल ऑफ ए है, इसको आप यहाँ पुट कर लो, तो कर्ल ऑफ ए आ जाएगा। और ई की वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पे, ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी, ये दो वैल्यूज आपने पुट करनी है और देखते हैं ये इक्वेशन क्या बन जाती है। तो नीचे देखते हैं, ये कर्ल ऑफ ए माइनस इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, और यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको ग्रेडियंट ऑफ बी लिख दिया और पार्शियल ए बाय पार्शियल टी, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब कर्ल ऑफ
कर्ल ऑफ ए जो है इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए, ये है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर बी। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर लो आप ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपके पास ये फाइनल रिलेशन बन जाता है। डेल स्क्वायर ए माइनस ये 1/c स्क्वायर कह सकते हो उसको आप, पार्शियल 2 बाई पार्शियल टी स्क्वायर ए, और यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल बी बाई पार्शियल टी इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट जे। तो ये आपके पास रिलेशन बन गया। तो अब सिचुएशन क्या है, जो ऊपर की मैक्सवेल इक्वेशंस थी वो आपकी ये वाली सारी इक्वेशंस रिड्यूस हो गई हैं इन दो इक्वेशंस में। इक्वेशन 10.4 एक इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन जो है, ठीक है, 10.5, ठीक है, 10.4 और 10.5 में रिड्यूस हो गई दो इक्वेशन में। तो ऊपर की जो चार इक्वेशंस थी वो कितने में रिड्यूस हो गई हैं, दो में। असल में वो चार इक्वेशंस नहीं थी, एक जो है उसमें देखो अगर आप ऊपर चल के दोबारा से, तो ये दो, ये स्केलर इक्वेशन है डाइवर्जेंस की वजह से ये दो इक्वेशंस हो गई। ये वेक्टर इक्वेशन है, ये 3 है, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, ये 3 है। तो 3 और 3 6, ये 7, ये 8 इक्वेशंस हैं। ये 8 इक्वेशंस थी जो आपने रिड्यूस कर दी कितनी इक्वेशंस में, ये स्केलर इक्वेशन है, ये 1, और ये वेक्टर है, ये 3, 1 और 3 4 में। तो 8 आपने 4 में रिड्यूस कर दी हैं। तो इस पे कोई कमेंट करेगा ये कैसे रिड्यूस हो सकती हैं? पहले 8 इक्वेशंस थी और अब आपने 4 जो है वो कर दी हैं। कोई इस पे कमेंट करेगा? बाकी की 4 कहाँ गई? अगर कोई इस पे कमेंट करना चाहे तो। सारे स्टूडेंट चले गए हैं, बस आकिल ज़्यादा और मोहम्मद अनीस खान रह गए। शायद हो सकता है उनका इंटरनेट का मसला हो। तो अगर आप लोग इस पे कमेंट करना चाहते हो, अदरवाइज़ मैं फिर आपको इसका बताऊंगा कि बाकी की 4 कहाँ गई। अच्छा, तो बाकी की 4 जो है वो आपने जब इनको वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में लिख दिया तो उसमें जो है वो यूज़ हो गई हैं, ठीक है। यानी कि आपने जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जब लिख दिया एज माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी पार्शियल ए बाय पार्शियल टी, ये लिखते ही आपकी जो ये वाली इक्वेशंस थी ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। और जब आपने वी को लिखा कर्ल ऑफ ए तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस एक तरीके से आपने ये दो इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई कर दी और आपने 4 जो है वो एक नए फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल और एक स्केलर पोटेंशियल। तो ये इसके इक्वलेंट है, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई है, बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए और ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट बी माइनस पार्शियल ए बाय टी, ये उन दोनों 4 इक्वेशंस के इक्वलेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट प्लस आपके पास अब जो इक्वेशंस बची हैं वो एक ये है और एक ये है। ये एक इक्वेशन है और ये वेक्टर इक्वेशन की वजह से 3 इक्वेशंस हैं। तो अब आपके पास 4 इक्वेशंस रहेगी मैक्सवेल की पोटेंशियल्स की टर्म लिखने में। तो इसमें वो कहता है कि एक आप इन इक्वेशंस को, ये जो हैं, इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे 10.1 प्रॉब्लम। ये सारे जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारे जब मैं रिलेटिविटी में करवाऊंगा आपको तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ट्रिवियल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको शायद थोड़े से मुश्किल भी लगें। अब इसमें ये है डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर, और ये 1/c स्क्वायर पार्शियल 2 बाई पार्शियल टी स्क्वायर, ये पूरा जो है ये आपका बॉक्स स्क्वायर बन जाता है ऑपरेटर, बॉक्स स्क्वायर ऑपरेटर। इसमें स्पेस के डेरिवेटिव और टाइम के डेरिवेटिव इक्वल फुटिंग में आते हैं। तो ये वेव ऑपरेटर भी कह सकते हो इसको, डेल स्क्वायर को। तो ये डेल स्क्वायर पोटेंशियल के साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है। यहाँ पार्शियल बाई पार्शियल टी है, यहाँ डेल है, यहाँ रो जे है, और ये एक एल है। एल क्या है? ये डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस, यानी ये वाली टर्म है ये जो आई हुई है, ठीक है, डाइवर्जेंस। तो ये एक प्रॉब्लम है, आप इसको देख सकते हो इस तरीके से। तो अब लास्ट पार्ट है इसमें गेज ट्रांसफॉर्मेशन का। जब आप पोटेंशियल लिखते हो और पोटेंशियल लिखते हो तो आपको पता है कि पोटेंशियल जो है वो थोड़े से आर्बिट्रेरी रहते हैं इसमें। जैसे कि ये ए है, इसके अंदर कोई कांस्टेंट वेक्टर में ऐड कर सकता हूँ तो उसका भी कर्ल जो है वो 0 हो जाएगा। तो ए और वो वाला ए जिसमें कांस्टेंट वेक्टर ऐड किया हुआ है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर जो हैं वो फिजिक्स बताते हैं, लेकिन इनकी अपनी डेफिनेशन में सब सम आर्बिट्रेरीनेस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिल्कुल यूनिक नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यही चीज़ है। पोटेंशियल, इसमें जो पोटेंशियल है इसके अंदर मैं कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दूँ तो उसका ग्रेडियंट जो है वो 0 हो जाएगा।
ठीक है। और ये तो अब यहाँ पे कर्ल है। इन जनरल ए के अंदर आप क्या ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हो जिसका कर्ल जो है वो 0 हो जाए। तो ए के अंदर मेरा ख्याल है वो क्या चीज़ ऐसी ऐड कर सकते हो वेक्टर में कि इसका कर्ल जो है वो 0 हो जाए। मेरा ग्रेडियंट है कि ए के अंदर अगर आप ग्रेडियंट जो है वो ऐड कर दो, ठीक है, ग्रेडियंट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो है वो 0 हो जाता है। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की वो फ्रीडम है जिसको यहाँ पे कैश कराया जाएगा, जिसको कहा जाता है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन 10.4 और 10.5 आर अगली। ये कहता है ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं बहुत ही बदसूरत है। 10.4 और 10.5 ये जो अभी हमने पोटेंशियल्स की लिखी है, ये 4 वाली और ये 5 वाली। और तो फिर यकीनन इसके पास कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉर्म होगी। एंड यू माइट बी इंक्लाइंड एट दिस स्टेज टू अबंडन द पोटेंशियल फॉर्मूलेशन आल्टुगेदर। वो कहता है आपका दिल कर रहा होगा कि ये पोटेंशियल फॉर्मूलेशन जो है इसको तर्क कर दें। However, we have succeeded in reducing 6 problems, finding electric field and magnetic field, 3 components each, यानी कि 6 प्रॉब्लम है आपके। 3 कंपोनेंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाले हैं, 3 मैग्नेटिक फील्ड के, डाउन टू 4 यानी आपको एक जो है स्केलर पोटेंशियल निकालना है और 3 जो है वो वेक्टर पोटेंशियल कंपोनेंट। तो आपने अपना प्रॉब्लम रिड्यूस कर दिया है। मोर एवर इक्वेशन 10.2 एंड 10.3 डू नॉट यूनिकली डिफाइन द पोटेंशियल, वी आर फ्री टू इम्पोज एक्स्ट्रा कंडीशन, ठीक। अच्छा, एज लॉन्ग एज नथिंग हैपन्स टू ए एंड बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पोटेंशियल और ए के अंदर आप बहुत सारी चेंजिंग्स कर सकते हो। और यही जो चेंजिंग्स है ये आपको बताती है गेज फ्रीडम, ठीक है, इसको हम कहते हैं गेज फ्रीडम। तो यहाँ पे है कि आपने एक बी और ए लिया है और एक और आप बी प्राइम और ए प्राइम ले सकते हो इस तरीके से, सच दैट कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कोई फर्क ना पड़े। किस तरीके से? तो कर्ल, तो उसका कर्ल जो इस एक्स्ट्रा चीज़ का कर्ल जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। ए के अंदर आप एक ऐसी चीज़ वेक्टर ऐड कर सकते हो जिसका कर्ल 0 होना चाहिए। सिंपलेस्ट चॉइस ये हो सकती है कि कोई कांस्टेंट वेक्टर ऐड कर सकते हो। और इन जनरल जो है, इन जनरल आपको अगर ये पता है कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट 0 है, तो इन जनरल आप इसको लिख सकते हो ग्रेडियंट ऑफ सम आर्बिट्रेरी स्केलर फंक्शन, तो अल्फा को, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये कर सकते हो तो फिर क्या है, फिर जो है ये देखो आप यहाँ पे ये जो बीटा है इसको आप अल्फा के साथ रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ बीटा प्लस पार्शियल अल्फा बाय पार्शियल टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो टू पोटेंशियल आल्सो गिव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। और इसमें इन्होंने इसका ग्रेडियंट जो है वो 0 किया हुआ है। अब अल्फा जो है वो क्या है, वो ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा है। यहाँ अल्फा को ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा लिख लिया, ग्रेडियंट ये वाला बाहर निकाल लिया, बीटा प्लस पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी को, तो ये इक्वेशन यहाँ बन जाती है। ये वाली इक्वेशन तो आपको समझ आ गई होगी, ये यहाँ से जो है यहाँ से जो है, ठीक। तो बी के अंदर आपने एक बीटा डाला हुआ है और इसके अंदर अल्फा जो है, तो वो वाली टर्म जो है वो 0 होनी चाहिए अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए। तो उस वजह से उसने ये इसको 0 किया हुआ है। बी ग्रेडियंट बन गया यहाँ से अल्फा करके, ठीक है। और द टर्म्स इन द पैरेंथेसिस देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन इट विल कॉल इट टी। तो बस ये ग्रेडियंट आप जो है अगर इसको हटाते हो तो बीटा प्लस पार्शियल लैम्डा प्लस टी जो है वो इज सम फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। क्योंकि ये डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू स्पेस 0 है, तो यहाँ पे स्पेस का कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, लेकिन इन जनरल टाइम का डेरिवेटिव आ सकता है, ठीक। तो ये इस तरीके से इसने इसको लिख दिया। तो खैर जो है यहाँ पे अब आपके पास कहता है क्या सिचुएशन जो है वो बन गई। एक्चुअली वी माइट एज वेल एब्जॉर्ब के ऑफ टी इनटू लैम्डा। फिर कहता है के ऑफ टी को भी आप लैम्डा में एब्जॉर्ब कर सकते हो एक इसकी रीडेफिनेशन करके। तो एक्चुअली बीटा जो है बस पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी है, बीटा पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी है, और अल्फा जो है वो ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा है। तो ये चीज़ हो गई, बस आपकी पूरी जो चीज़ है वो बन गई, तैयार हो गई। गेज ट्रांसफॉर्मेशन असल में ये है, ए की ये है जनरल कि ए प्राइम इक्वल्स टू ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा, और पोटेंशियल जो है वो बी माइनस पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी, ठीक है। तो ये आपकी गेज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल ली। तो अब असल चीज़ तो ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला होता है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यहाँ के कई टीचर आपको मेरा ये है गैस के नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों की जो फील्ड है रिसर्च की उसमें ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती।
गेज ट्रांसफॉर्मेशन। उनका ज़्यादा तो मटेरियल साइंस के लोग हैं, वो आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो है या मैग्नेटिज्म के, वो मटेरियल्स में मैग्नेटाइज मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, वेव गाइड्स क्या होती हैं, वो चीज़ें वो मैंने नहीं करवाई आप लोगों को। मेरा जो है जो फंडामेंटल फिज़िक्स से ताल्लुक़ है उसमें ये जो आगे जितनी भी फंडामेंटल फिज़िक्स है, और आप लोगों में से अगर कुछ क्वांटम थ्योरी का कोर्स पढ़ रहा होगा तो वो इन गेज ट्रांसफॉर्मेशन और गेज प्रिंसिपल को अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि जो जितनी भी फंडामेंटल फिज़िक्स है वो इस प्रिंसिपल पे चल रही है, गेज प्रिंसिपल पे, ठीक है। जितनी भी इंटरेक्शंस हैं फंडामेंटल लेवल पे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, और आपकी जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो सारी गेज प्रिंसिपल पे चलती हैं। और उसमें जो सबसे फर्स्ट जो टॉप पे रोल मॉडल का रोल अदा करता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है आपकी, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अलावा आप क्वांटम मैकेनिक्स में डालेंगे बाद में, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसमें ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी मोटिवेशन ये चीज़ें चली हैं, तो इसकी अहमियत है कि आगे चल के जितना आगे चलेंगे मैं इसके मतलब आपको डिस्कशन करके बता सकूँगा। अच्छा, अब वो कह रहा हूँ जो अगलीनेस है, गेज फ्रीडम है हमारे पास, यानी हम अगर गेज फ्रीडम है तो वो जो इक्वेशन है उनकी अगलीनेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो थी इक्वेशन 10.4 और 10.5, देखो कितनी ज़्यादा इसके अंदर टर्म्स वगैरह हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो अब उसके अंदर थोड़ी सी आर्बिट्रेरीनेस मौजूद है, फ्रीडम मौजूद है, तो इसको हम उस फ्रीडम को किल कर सकते हैं, इसको चूज़ कर सकते हैं, और वो कंडीशन हम यही कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस पे को ज़ीरो कर दें। डाइवर्जेंस पे को जैसे आप ज़ीरो करोगे तो आप देखोगे कि ये इक्वेशंस कितनी जो है वो सिंपल हो सकती हैं, ठीक है। तो यही बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है, ये इन मैग्नेटोस्टैटिक इट वाज बेस्ट टू चूज डाइवर्जेंस। अच्छा, ये इससे क्या मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो कहता मैं करूँगा ये फिर छोटे। तो अब मुख्तलिफ ये जो कंडीशंस आप लगाओगे पोटेंशियल में, इनके नाम है, ठीक है, गेज फिक्सिंग कहते हैं इसको। एक इसमें सबसे दो मशहूर कंडीशंस हैं, हम कहते हैं कूलम गेज, ठीक है, तो कंडीशन क्या है वो, और लॉरेंस गेज। तो मैग्नेटोस्टैटिक में जो आपने लगाई थी डाइवर्जेंस ऑफ ए, वो उसे कहते हैं कूलम गेज। डाइवर्जेंस ऑफ ए अगर आप जीरो कर लेते हो तो इक्वेशन 10.4 जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, डेल स्क्वायर बी इक्वल टू रो माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी पॉइजन इक्वेशन बन गई, और ये बन गया सारा कुछ, ठीक, जो आप पहले भी मैग्नेटोस्टैटिक्स में करते रहे, ठीक है। तो इसमें फिर इसने कहा देयर इज अ पेक्युलर थिंग अबाउट द स्केलर पोटेंशियल इन द कूलम गेज, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज राइट नाउ, ठीक है। तो अभी क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हवाले से आप जो पोटेंशियल बता सकते हो। इफ़ आई मूव एन इलेक्ट्रॉन इन माय लेबोरेटरी द पोटेंशियल बी ऑन द मून इमीडिएटली रिकॉर्ड दिस चेंज। तो इसमें कहता है कि ये फ़ौरन से जो है वो अगर चार्ज आपका यहाँ मूव करता है तो उसका इफेक्ट मून तक विद इन नो टाइम जो है वो प्रोपेगेट करता है। दिस दैट साउंड्स पर्टिकुलरली ऑड इन द लाइट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी व्हिच अलाउज नो मैसेज टू ट्रैवल फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिविटी कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट से चीज़ें तेज़ दौड़ नहीं सकती, ये कम्युनिकेशन जो है वो टाइम लेगी, इफेक्ट जो है वो प्रोपेगेट करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। So the point is that V by itself is not a physically measurable quantity। कहता है कोई इशू नहीं है, क्योंकि असल में V जो है वो असल में measurable quantity नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है, all the man in the moon can measure is E and that involves A as well, ठीक है। तो E है असल में somehow it is built into the vector potential the Coulomb gauge whereas B reflects, और ये ठीक है। तो ये बस आपको बताना चाह रहा है कि इसको हम जो Coulomb gauge है इसको हम जो है वो फिजिकल गेज, इसको जो है वो क्या ट्रांसवर्स गेज भी कहा जाता है, कूलम गेज को मेरा ख्याल है। अच्छा, द एडवांटेज ऑफ कूलम गेज इज द स्केलर पोटेंशियल पर्टिकुलरली सिंपल टू कैलकुलेट। अच्छा, कहता है इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। कूलम गेज का फ़ायदा ये है कि इसमें स्केलर पोटेंशियल जो है वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, जैसे कि हम निकालते रहे। और डिसएडवांटेज जो है वो ये है इज़ दैट कि ए इज़ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ए जो है वो कहता है निकालना मुश्किल है, क्योंकि आप इक्वेशन देखो 10.5 जो ये बन जाती है। मुकाबले में एक और गेज है जो ज़्यादा मज़े का, वो देखो आप दोबारा से 10.5, वो ज़्यादा मुश्किल इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाली टर्म आप ज़ीरो कर दो, ठीक, तो आप देखोगे कि ये इक्वेशन कितनी सिंपल बन जाती है। तो ये है दूसरी मोटिवेशन दूसरे गेज की, लॉरेंस गेज की। लॉरेंस गेज में ये वाली टर्म ज़ीरो कर देते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल बी बाई पार्शियल टी। ये आपने जब जीरो कर दिया तो इक्वेशन 10.5 जो ये रिड्यूस हो गई, और ये वाली जो है ये बन जाती है, ठीक है। तो दोनों की फॉर्म देखो इसमें कितनी सिमिलरिटी है, इट्स लाइक वेव इक्वेशन बन गई है, ठीक है। डेल स्क्वायर
अगर रो और जे को आप जीरो कर दो तो ये एक वेव इक्वेशन बन जाएगी, डेल स्केयर पार्शियल 2 बाई पार्शियल टी स्केयर। बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने सेटिस्फाई की थी, वो आपका वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल सेटिस्फाई करेगा इन फ्री स्पेस अगर जे और रो जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी और जो अहमियत है लॉरेंस गेज की, द वर्च्यू ऑफ लॉरेंस गेज इज दैट इट ट्रीट्स वी एंड ए ऑन इक्वल फुटिंग। ठीक है, तो ये गेज जो है वो वी जो ए और स्केलर पोटेंशियल वेक्टर पोटेंशियल को इक्वल फुटिंग पर ट्रीट करता है। ठीक है, रिलेटिविटी में तो ये आप देखोगे कि लॉरेंस गेज जो है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट है। रिलेटिविटी जहाँ पे टाइम और स्पेस को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करती है, ये टी है, ये स्पेस डेरिवेटिव है, ये टाइम डेरिवेटिव है। स्पेस डेरिवेटिव डबल है, टाइम डेरिवेटिव भी सेकंड ऑर्डर का है। तो इसी तरीके से वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल इक्वली ट्रीट हो रहा है। वेक्टर करंट आपकी और उसका स्केलर पार्ट जो है ये चार्ज डेंसिटी जो है ये भी इक्वल। ठीक है, तो ये मैं सारी जो आपको नोटेशन में लिख के बताऊंगा रिलेटिविटी की, टेंशन में तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये जो बॉक्स बन गया, तो बॉक्स बी इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, बॉक्स जो है स्क्वायर ए जो है वो इसके बराबर। ठीक है, डी एलम्बर्टियन जो है ये ऑपरेटर कहलाता है। तो बस यहाँ पे हमारा सारी डिस्कशन तकरीबन जो है वो ख़त्म होगी। दिस डेमोक्रेटिक ट्रीटमेंट ऑफ वी एंड ए, इन दोनों को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करना जो है इस पर्टिकुलरली नाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वेयर डी एलम्बर्टियन इज द नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ द लैप्लासियन। ठीक है, वहाँ पे डेल स्क्वायर था मैग्नेटोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और यहाँ पे आपके रिलेटिविटी में स्पेस के डेरिवेटिव के साथ टाइम का डेरिवेटिव भी आता है, तो वो डी एलम्बर्टियन बॉक्स जो है वो आ जाता है। अच्छा, एंड 10.16 कैन बी रिगार्डेड एज 4 डायमेंशनल वर्जन ऑफ पॉइसन इक्वेशन। तो ये 4 डायमेंशनल वर्जन बन जाता है पॉइसन इक्वेशन का। In the same spirit, the wave equation for propagation speed box f equal to 0 might be regarded as a 4-dimensional version of the Laplace equation. ठीक है, in the Lorentz gauge P and A satisfy inhomogeneous wave equation with the source from A. तो इसका सोल्यूशन भी जो आप 4 डायमेंशन में आराम से लिख सकते हो, और वो टाइम रिलेटिविटी की जब चीज़ें हम शुरू करेंगे तो उसमें आप देख लोगे इस तरीके से। तो दैट्स माय ठीक है, तो यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें करा दी। अब हम जो है वो रिलेटिविटी शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और उसमें कई शुरू की कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको रिलेटिविटी के बारे में और मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में स्पेस टाइम के हवाले से, और फिर हम मैक्सवेल इक्वेशंस को रीराइट करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन आपने पढ़ ली, वो हम रीराइट करेंगे रिलेटिविस्टिक नोटेशन फोर वेक्टर नोटेशन में, और लॉरेंस जो फोर्स है वो 4 वेक्टर नोटेशन में हम लिखेंगे। इसके अलावा गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये वेक्टर पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिविटी की चीज़ हम लोग शुरू कर सकते हैं। और तो यहाँ पे चलो मैं स्टॉप करता हूँ और रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोगों ने कोई इसके अलावा क्वेश्चन करना हुआ तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे।